हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज का टॉपिक है हमारा सस्पेंस अकाउंट्स। आप सबको पता है कि जब भी हमें कोई ऐसा डेबिट या क्रेडिट करना हो, जब हमें नहीं पता होता कि एक्चुअली हमें कौन से अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना है, तो हम ऐसे कुछ टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, जिनको हम टेम्परेली डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं और अल्टीमेटली उन अकाउंट्स को क्लियर करके जो फाइनल हेड्स होते हैं वहाँ हम उस डेबिट या क्रेडिट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो टेम्पररी अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, जहाँ पे हम पहले डेबिट या क्रेडिट करते हैं और अल्टीमेटली जिन्हें हम क्लियर करते हैं, उसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट्स। तो आज के वीडियो में हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के सस्पेंस अकाउंट्स होते हैं और उनका प्रोसीजर क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सस्पेंस अकाउंट, दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहले ये बताया गया कि सस्पेंस अकाउंट्स कितने होंगे और इस चैप्टर में हम कितने सस्पेंस अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमने दो कैटेगरी में उनको डिवाइड किया हुआ है। पहले वो जो रिवेन्यू सेक्शन के अंदर होते हैं और दूसरे वो जो रिवेन्यू सेक्शन के बाहर होते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट अकाउंट्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हमने जो मेजर हेड्स थे उनके फर्स्ट डिजिट को देख के बताते हैं कि वो रिवेन्यू सेक्शन है, कैपिटल सेक्शन है या फिर पब्लिक अकाउंट्स है। तो इसके हिसाब से रिवेन्यू सेक्शन में जो होंगे वो एक कैटेगरी हो गया और जो रिवेन्यू सेक्शन के बाहर होंगे वो दूसरा कैटेगरी हो गया। तो रिवेन्यू सेक्शन में हमने कहा कि अंडर माइनर हेड सस्पेंस, और इस माइनर हेड का कोड है 799। मतलब रिवेन्यू सेक्शन का कोई एक मेजर हेड होगा, ठीक है, और उस मेजर हेड के अंडर में माइनर हेड होगा 799 सस्पेंस, और उस सस्पेंस हेड के अंदर, इस माइनर हेड के अंदर तीन सस्पेंस अकाउंट्स होंगे। एक होगा स्टॉक, दूसरा होगा MWA दैट इज मिसेलेनियस वर्क्स एडवांस, और तीसरा होता है वर्कशॉप सस्पेंस। तो इस चीज़ को समझिए कि रिवेन्यू सेक्शन के किसी भी मेजर हेड के अंडर में सस्पेंस हेड होगा 799, और इस सस्पेंस हेड के अंडर में तीन सस्पेंस अकाउंट्स होंगे। एक होगा स्टॉक, दूसरा होगा मिसेलेनियस वर्क्स एडवांस, और तीसरा होगा वर्कशॉप सस्पेंस। तो ये हो गया रिवेन्यू सेक्शन। रिवेन्यू सेक्शन के बाहर हम देखेंगे तो ये होगा अंडर 8658 सस्पेंस अकाउंट, ये मेजर हेड है। तो ये जो मेजर हेड है 8658 सस्पेंस अकाउंट का, इसके अंडर में एक सस्पेंस अकाउंट होगा विच इज़ MPSSA मटेरियल परचेस सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो बेसिकली है क्या कि यहाँ पे एक माइनर हेड है 799 जो किसी भी मेजर हेड के अंडर में हो सकता है, और उसके अंडर में तीन सस्पेंस अकाउंट हैं, स्टॉक, मिसलेनियस वर्क्स एडवांसेस, वर्कशॉप सस्पेंसेस। और यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट मेजर हेड है 8658, और इसके अंडर में एक सस्पेंस अकाउंट होगा विच इज़ मटेरियल परचेस सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट्स। इसके बाद इनके बारे में कहा गया कि ऑल आर टेम्परेरी। जितने भी सस्पेंस अकाउंट्स हम पढ़ेंगे सब टेम्परेरी नेचर के हैं, मतलब अल्टीमेटली उनको हमें क्लियर करना है। सो अल्टीमेटली दे आर क्लियर्ड बाय पेमेंट और रिकवरी। क्लियर कैसे करना है, या तो पेमेंट करेंगे या फिर रिकवरी करेंगे, और उसमें जो डेबिट या क्रेडिट है इन सस्पेंस अकाउंट्स में उसको हमें अल्टीमेटली क्लियर करना है। अब ये जो पेमेंट या रिकवरी होगी वो होगी कैसे, तो इसमें लिखा हुआ है इन कैश और सेटलमेंट। या तो सचमुच कैश पेमेंट होगा या कैश में रिकवरी होगी, या फिर सेटलमेंट करेंगे, मतलब एक अकाउंट से हम दूसरे अकाउंट में उसको डेबिट या क्रेडिट का सेटलमेंट करके इन सस्पेंस अकाउंट्स को हम क्लियर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन्स हैव बोथ। ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इसमें दोनों चीज़ें होंगी, इसमें डेबिट भी होगा और इसमें क्रेडिट भी होगा। और जब भी डेबिट होगा तो उसको हम एक्सपेंडिचर मानेंगे, और जब भी क्रेडिट होगा दैट इज कंसिडर्ड एज रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब जब भी डेबिट होगा हम ये कहेंगे कि एक्सपेंडिचर हुआ है, और जब भी क्रेडिट होगा तो हम ये नहीं कहेंगे कि रिवेन्यू आया है, हम ये कहेंगे कि जो एक्सपेंडिचर था उसमें रिडक्शन हो गया है, एक्सपेंडिचर में कमी आ गई है। इसके बाद ये जो चार सस्पेंस अकाउंट हैं, स्टॉक, मिसलेनियस वर्क्स एडवांसेस, वर्कशॉप सस्पेंस और मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसमें से इस एक सस्पेंस अकाउंट्स के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इन तीनों सस्पेंस अकाउंट्स के बारे में जो रेवेन्यू सेक्शन के अंदर होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट में ज़्यादा कुछ पढ़ने से पहले इतनी सी बात हम समझ लें कि ये मटेरियल परचेज से कनेक्टेड है। अब होता क्या है कि जब भी हम मटेरियल परचेज करेंगे, अगर हमने कैश में परचेज किया है तो डेबिट होगा वो अकाउंट जिसके लिए हमने वो मटेरियल परचेज़ किया है। फॉर एग्जांपल अगर हमने स्टोर के लिए मटेरियल परचेज़ किया है तो स्टोर का अकाउंट डेबिट होगा, अगर हमने किसी वर्क के लिए परचेज़ किया है तो
वर्क का अकाउंट डेबिट होगा। अगर हमने किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए परचेस किया है तो उस कॉन्ट्रैक्टर का अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो मटेरियल उस अकाउंट में जा रहा है, ठीक है, तो वो अकाउंट डेबिट होता है। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होता है? क्रेडिट होता है कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन मान लीजिए हमने कैश में नहीं बल्कि क्रेडिट में मटेरियल परचेज किया, तो हमें कोई दूसरा अकाउंट चाहिए जिसे हम कैश अकाउंट की जगह पे क्रेडिट कर सकें, और यहाँ पे आता है हमारा अकाउंट मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसमें सबसे पहले कहा गया कि व्हेन मटेरियल रिसीव्ड इन क्रेडिट, जब भी हम क्रेडिट में मतलब बिना पैसे दिए उधार में मटेरियल रिसीव करेंगे, ठीक है, तब इसकी एंट्री की जाती है इन MPSSA, तब उसकी एंट्री की जाएगी मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट में। अब इसमें यह है कि अगर आपने स्पेसिफिक वर्क के लिए मटेरियल परचेज किया है तो उसकी एंट्री तुरंत की जाएगी, इमीडिएट इसकी एंट्री की जाएगी। और अगर आपने स्टॉक के लिए मटेरियल परचेज किया है, स्टॉक के लिए आपने मटेरियल रिसीव किया है क्रेडिट में, तब उसकी एंट्री की जाएगी एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी स्पेसिफिक वर्क के लिए रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री इमीडिएट की जाएगी, तुरंत की जाएगी। और अगर आपने स्टॉक के लिए की है तो उसकी एंट्री MPSSA में की जाएगी मंथ के एंड में। अब ये जो स्पेसिफिक वर्क के लिए हमने इमीडिएट एंट्री की बात की, उसमें फर्दर ये कहा गया कि इसके लिए एक ओमनीबस ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर प्रिपेयर किया जाएगा, विच इज़ इन फॉर्म नंबर 53A। CPWA फॉर्म नंबर 53A इज़ ओमनीबस ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर। इसका ये मतलब हुआ कि एंट्री एज दे अकर, जैसे जैसे मटेरियल हम परचेस करते जाएंगे किसी भी स्पेसिफिक वर्क के लिए, तो हम उसकी एंट्री इस ओमनीबस ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर में करते रहेंगे, और एट द एंड ऑफ द मंथ उसको हम अटेस्ट करके अल्टीमेटली उसको पोस्ट करेंगे हम मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट्स में। अब ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये कहा गया कि व्हेन मटेरियल रिसीव्ड, जब भी हम मटेरियल रिसीव करेंगे तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? डेबिट होगा आइदर कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन, या फिर मटेरियल अकाउंट, या फिर फाइनल चार्जेस। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किसके लिए उस मटेरियल को रिसीव किया है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर के लिए रिसीव किया है तो आप कॉन्ट्रैक्टर्स अदर ट्रांजेक्शन को डेबिट करेंगे। अगर आपने स्टॉक के लिए किया है और स्टॉक को किसी वर्क पे इशू कर रहे हैं और हमें नहीं पता कि अल्टीमेटली वो कहाँ डेबिट होगा, तो उसको हम मटेरियल सस्पेंस में डेबिट करते हैं। और अगर आपको क्लियरली पता है कि किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए ही वो आपने रिसीव किया है, तब उस पर्टिकुलर वर्क के फाइनल चार्जेस में उसको हम डेबिट करते हैं। तो ये हो गया डेबिट। जब आपने मटेरियल रिसीव किया तो वो मटेरियल जहाँ जा रहा है उसको आपने डेबिट कर दिया। इसके बाद इसको क्रेडिट कहाँ करना है? क्रेडिट तो हमें करना है मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट में, और उस डेबिट और क्रेडिट की एंट्री की जाएगी ओमनीबस ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर में। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। जब भी आप मटेरियल रिसीव करेंगे तो ओमनीबस ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर में आप डेबिट और क्रेडिट दोनों की एंट्री करेंगे। क्रेडिट कहाँ होगा? क्लियरली क्रेडिट होगा मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट में, और डेबिट कहाँ होगा ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल आपने किसके लिए, किस पर्पस के लिए, किस वर्क के लिए, या फिर किस कॉन्ट्रैक्टर के लिए रिसीव किया है। इसके बाद है इफ़ एन आइटम पेड फॉर विद इन द सेम मंथ, मतलब आपने कोई मटेरियल परचेज किया क्रेडिट में, लेकिन मंथ के एंड होने से पहले आपने उसका पेमेंट कर दिया, तो क्या होगा? क्योंकि आपने स्पेसिफिक वर्क के लिए किया था, तो जैसे ही आपने उसको रिसीव किया, क्रेडिट में रिसीव किया, तो आप उसकी एंट्री कर देंगे ओमनीबस ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर में। लेकिन क्योंकि आपने मंथ एंड होने से पहले उसका पेमेंट कर दिया है, तो ये मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट्स में नहीं जाएगा, ठीक है। ओमनीबस ट्रांसफ़र एंट्री में ऑर्डर में आ गया, लेकिन मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे? ये जो आपने पेमेंट कर दिया उस मटेरियल का, इसकी एंट्री कर देंगे ओमनीबस ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर में, और उसके बाद जो नेट अमाउंट होगा पूरे महीने भर का, उसी को आप ट्रांसफ़र करेंगे MPSSA में, उसी को आप ट्रांसफ़र करेंगे मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट्स में। तो मान लीजिए आपने 10 मटेरियल खरीद लिए महीने भर में, और उसमें से 3 का पेमेंट उसी महीने में कर दिया, तो उन तीनों की एंट्री आप कर देंगे ओमनीबस ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर में, और उसको सब को माइनस करके जो बाकी के 7 आइटम होंगे, केवल उनका टोटल आप मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद ये कहा कि ओमनीबस ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर शुड बी इनकॉर्पोरेटेड टू ट्रांसफ़र एंट्री बुक एट द एंड ऑफ द मंथ। ओमनीबस ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर में आपने जितनी भी एंट्रीज की हैं उसको ट्रांसफ़र एंट्री बुक में मंथ के एंड में ही आपको इनकॉर्पोरेट करना है, मंथ के एंड में ही उसको वहाँ पे नोट करना है या वहाँ पे लगाना है।
इसका रीज़न भी यही है कि जो भी पेमेंट आप कर देते हैं महीने के बीच में, ठीक है, उसके कारण होता क्या है कि आपने पहले ले जाके उसको एंट्री किया और फिर बाद में उसको ले जाके माइनस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ना करना पड़े, इसलिए आप क्या करेंगे कि ओमनीबस ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर तो आप प्रिपेयर करते रहेंगे पूरे महीने भर, लेकिन होगा क्या कि मंथ के एंड में आप ट्रांसफ़र एंट्री बुक में केवल उतने के ही एंट्री करेंगे जिनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो इसलिए डबल कैलकुलेशन आपको ना करना पड़े, पहले आप नोट करें फिर ले जाके उसको माइनस करें, इसलिए आप क्या करेंगे मंथ के एंड में ही ओमनीबस ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे ट्रांसफ़र एंट्री बुक में। इसके बाद ये कहा गया कि ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर शुड बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लिकेट। ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर 3 कॉपी में प्रिपेयर किया जाएगा। पहला होगा जो पीएओ को जाएगा, पे एंड अकाउंट ऑफिस को जाएगा। दूसरा होगा जो ट्रांसफ़र एंट्री बुक में लगाया जाएगा एट द एंड ऑफ द मंथ, और तीसरा होगा जो सस्पेंस रजिस्टर में पेस्ट किया जाएगा। तो ये 3 कॉपीज़ में बनेगा ट्रांसफ़र एंट्री ऑर्डर। पहला जाएगा पीएओ ऑफिस, दूसरा होगा जो डीओ ऑफिस में होगा ट्रांसफ़र एंट्री बुक में, और तीसरा होगा जो सस्पेंस रजिस्टर में लगाया जाएगा। इसके बाद इसमें है इफ़ वैल्यू इज़ नॉट नोन, मतलब आपको अगर ना पता हो कि आपको एमपीएसएसए में कितना अमाउंट क्रेडिट करना है तब क्या करेंगे। मान लीजिए आपने कोई मटेरियल परचेस किया और आपको उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तब आप क्या करेंगे, तब आप करेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू एडॉप्टेड। आप एक एस्टिमेटेड वैल्यू एडॉप्ट करेंगे और उस एस्टिमेटेड वैल्यू को ही एमपीएसएसए में क्रेडिट कर देंगे, और अगर बाद में कोई डिफरेंस होता है तो आपको एडजस्टमेंट करना है बाय प्लस और माइनस क्रेडिट। इसका ये मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने कोई मटेरियल परचेस किया और आपने 10,000 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया है एमपीएसएसए में। आपने मटेरियल परचेस सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट में 10,000 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया, क्योंकि आपको लगा कि जो मटेरियल आपने परचेस किया है वो 10,000 का था। बाद में आपको पता चला कि जो मटेरियल आपने परचेस किया वो 10,000 का नहीं बल्कि 11,000 का था। तो अब आप क्या करेंगे, आप 1,000 रुपीज़ और क्रेडिट कर देंगे, तो आपका जो टोटल क्रेडिट हो जाएगा वो होगा 11,000। सिमिलरली अगर आपको ये पता चला कि आपने जो मटेरियल परचेस किया है वो 9,000 का था, तो आप -1,000 क्रेडिट करेंगे, मतलब 1,000 रुपीज़ माइनस क्रेडिट कर देंगे। तो अब जो आपका बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 9,000 रुपीज़ क्रेडिट। तो ये सिस्टम होगा जब आपको नहीं पता होगा कि एक्चुअल कितना वैल्यू आपको क्रेडिट करना है एमपीएसएसए में। इसके बाद नेक्स्ट कहा गया व्हेन पेमेंट मेड, जब भी कोई मटेरियल परचेस किया है आपने क्रेडिट में और उसकी एंट्री आपने की है एमपीएसएसए में और बाद में आपने उसका पेमेंट कर दिया, चाहे आपने कैश में पेमेंट कर दिया या फिर एडजस्टमेंट के द्वारा, हो सकता है ट्रांसफ़र एंट्री करके किसी दूसरे अकाउंट से ट्रांसफ़र करके आपने उसका पेमेंट कर दिया, तब क्या होगा, ये जो हमने एमपीएसएसए में पहले अमाउंट क्रेडिट किया था इसको अब हम माइनस क्रेडिट करेंगे। मतलब मान लीजिए आपने कोई मटेरियल परचेस किया था, आपने 20,000 क्रेडिट किया था एमपीएसएसए में, जैसे ही उस 20,000 का आप पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो आप इसको माइनस क्रेडिट करेंगे 20,000 को, और अब ये एमपीएसएसए आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है इफ़ पेमेंट एक्सीड्स द क्रेडिट, मतलब जो अमाउंट हमने क्रेडिट किया था एमपीएसएसए में, अगर हमें उस ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए उस अमाउंट से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ गया, तब हम क्या करेंगे। तो इसके लिए कहा गया है कि इट शुड बी चार्ज टू स्टॉक और वर्क। इसको ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए हमने एक मटेरियल परचेस किया जिसका अमाउंट था 10,000, और क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेस किया था तो ये क्रेडिट हुआ था मटेरियल परचेस सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट में। तो हमने 10,000 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया, ठीक है, मटेरियल परचेस सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट में। अब बाद में हो सकता है कि रेट चेंज हो गया या फिर कोर्ट का ऑर्डर आ गया या किसी भी रीज़न के कारण हमें इसके लिए हमें उसको 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। मान लेते हैं कि हमें उसको 12,000 रुपये पेमेंट करना पड़ रहा है। तो अब क्या होगा कि 12,000 रुपये हम अपने कैश अकाउंट से निकालेंगे, उसको पेमेंट करेंगे, तो हमारा कैश अकाउंट में 12,000 रुपया क्रेडिट होगा। तो अब हमने अगर यहाँ 12,000 रुपया क्रेडिट किया है तो हमें किसी न किसी अकाउंट को 12,000 रुपया माइनस क्रेडिट या डेबिट करना पड़ेगा। तो इसमें यह कहा गया है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो चार्ज होगा स्टॉक या वर्क में। जो एक्स्ट्रा 2,000 है उसको आपको एमपीएसएसए में चार्ज नहीं करना है, तो यहाँ केवल -10,000 रुपीज़ ही माइनस क्रेडिट होगा। तो अब आपने -10,000 यहाँ पे माइनस क्रेडिट कर दिया, तो ये बैलेंस हो गया इसका 0।
बाकी का जो 2000 है उसको आपको यहाँ माइनस क्रेडिट नहीं करना, उसको आपको डेबिट करना है। और ये 2000 आपको कहाँ डेबिट करना है, ये डिपेंड करता है कि वो जो मटेरियल आपने परचेस किया था वो किसके लिए किया था। अगर आपने वो मटेरियल स्टॉक के लिए किया था तो ये 2000 रुपीज़ स्टॉक में डेबिट होगा, और अगर आपने वो मटेरियल किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए परचेस किया था तो ये 2000 रुपीज़ उस स्पेसिफिक वर्क पे डेबिट होगा। लास्ट में 2 पॉइंट हैं। पहला ये कि अनक्लेम्ड बैलेंस इन MPSSA, मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट में अगर कोई अनक्लेम्ड बैलेंस बच गया है। कैसे बचेगा कि मान लीजिए हमने कोई मटेरियल परचेस किया तो उसका जो क्रेडिट था, मतलब उसका जो अमाउंट था उसको हमने क्रेडिट कर दिया है MPSSA में, क्योंकि हमने क्रेडिट में परचेस किया था। अब होगा क्या कि जिस दिन वो सप्लायर अपने अमाउंट को क्लेम करेगा कि भाई मेरा पैसा दो, उस दिन हम उसको पैसे दे देंगे और MPSSA को क्लियर कर देंगे। लेकिन मान लीजिए वो हमें क्लेम नहीं करता, वो उसने अपना क्लेम किया ही नहीं, तो अब क्या होगा कि वो जो अमाउंट है MPSSA में वो अनक्लेम्ड बचा रहेगा। तो उसको कैसे क्लियर करेंगे, तो उसके लिए कहा गया सेम एज डिपॉजिट बैलेंस। जैसे डिपॉजिट बैलेंस अगर किसी ने हमारे पास डिपॉजिट किया है तो उसको जैसे हम क्लियर करते हैं या एडजस्ट करते हैं, जो उसका प्रोसेस होता है वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे अप्लाई करना है MPSSA के बैलेंस के लिए। तो MPSSA में जो बैलेंस है वो वैसे ही क्लियर किया जाएगा या वैसे ही डील किया जाएगा जैसे डिपॉजिट बैलेंस को डील किया जाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है लैप्स बैलेंस इन MPSSA। मान लीजिए कोई अमाउंट है जो लैप्स हो गया है MPSSA में, मतलब वो क्रेडिट था और उसको कभी क्लेम ही नहीं किया गया और एंड में उसको हमको लैप्स कर देना है, तो उसके लिए सेम वही रूल लगेंगे जो लैप्स डिपॉजिट में लगते हैं। मतलब जो हमने रूल्स पढ़े हुए हैं कि अगर 25 रुपीज़ तक का अमाउंट है और साल भर तक उसको क्लेम नहीं किया गया, या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट है और 3 साल तक क्लेम नहीं किया गया, तो वो लैप्स हो जाता है। सेम वही प्रोसेस होगा यहाँ पे भी। MPSSA में अगर कोई बैलेंस है और वो उसी लिमिट में है जो लैप्स डिपॉजिट के केस में होता है, तो उतने टाइम के बाद में उसको हम लैप्स डिपॉजिट कंसिडर कर लेंगे, और जैसे उसको डील किया जाता है वैसे ही MPSSA के बैलेंस को भी डील किया जाएगा और MPSSA को क्लियर किया जाएगा। तो ये था पहला सस्पेंस अकाउंट, मटेरियल परचेज सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट्स। इसके अलावा 3 और सस्पेंस अकाउंट्स हैं जो रेवेन्यू सेक्शन में होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उन तीनों सस्पेंस अकाउंट्स के बारे में। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद।